यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो यह मुकुलन जनन होता है, जिसमें कि इसमें क्या होता है कि जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जिसे कि मुकुल या बड कहते हैं। और ये जनरली ईस्ट और हाइड्रा इत्यादि में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा मुकुलन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो यह कायिक प्रवर्धन है, जिसे कि आम भाषा में कलम रोपण कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन विधि है। क्वेश्चन नंबर 3 है उस जंतु का नाम जो पुनरुद्भवन द्वारा जनन करता है। ऑप्शन है मेढक, प्लेनेरिया, अमीबा, इनमें से सभी। सही उत्तर है प्लेनेरिया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिलम में होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है। ऑप्शन है मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, लैंगिक जनन, बीजाणु समासंग। सही उत्तर है कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफिलम किस भाग द्वारा जनन करता है। ब्रायोफिलम किस भाग द्वारा जनन करता है। ऑप्शन है पुष्प, तना, पति, मूल। तो सही उत्तर है पति, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉबेरी पौधों में प्राकृतिक जनन की विधि का नाम है। ऑप्शन ए कलारोपण, ऑप्शन बी दाब लगाना, सी कलम लगाना और डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर है दाब लगाना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन 1 कोशिका द्रव्य में, कोशिका के केंद्रक में और इनमें से सभी में। तो सही उत्तर है कोशिका के केंद्रक में। डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन की मूल घटना क्या है। ऑप्शन ए युग्मक का बनना, ऑप्शन बी युग्मनज का बनना, ऑप्शन डी डीएनए की प्रतिकृति का बनना और ऑप्शन डी है चौथा है भ्रूण का बनना। तो सही उत्तर है डीएनए की प्रतिकृति का बनना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है। तो सही उत्तर है डीएनए। डीएनए की प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना। इसके जो पहले वाला क्वेश्चन में जैसा अपोजिट है कि जनन की मूल घटना क्या है, तो डीएनए की प्रतिकृति बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं में, जीव द्रव्य में, तंत्रिका में, मस्तिष्क में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा डीएनए अणुओं में। सही आंसर है डीएनए अणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है तब ऑप्शन 1 कोशिका विभाजन होता है, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन नहीं होता है, ऑप्शन सी यानी कि तीसरा नई प्रतिकृति नष्ट हो जाती है और ऑप्शन चौथा है कि कोशिका मर जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोशिका मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विशिष्ट आनुवंशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण की सूचनाएं कूटबद्ध रहती हैं। ऑप्शन 1 डीएनए, ऑप्शन 2 आरएनए, ऑप्शन 3 केंद्रक, ऑप्शन 4 कोशिका। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1 डीएनए। अगला प्रश्न है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। तो सही उत्तर है छोटी आंत। आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है, छोटी आंत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ रोम कहां पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 बड़ी आंत में, 2 छोटी आंत में, 3 अमाशय में और चौथा पाचन नली में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2
छोटी आंत में। दीर्घ कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वसा का छोटे छोटे कणों में विभाजित होना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 पैसीकरण, ऑप्शन नंबर 2 क्रमाकुंचन गति, ऑप्शन 3 सरलीकरण और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पैसीकरण, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनिन का क्या कार्य है? ऑप्शन 1 दूध की प्रोटीन को पचाना, ऑप्शन 2 प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, ऑप्शन सी अम्ल का निर्माण और ऑप्शन 4 जीवाणु नाशक। तो सही उत्तर है दूध की प्रोटीन को पचाना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में एंजाइम पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, अमाशय में एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन 1 पेप्सिन, ऑप्शन 2 ट्रिप्सिन, ऑप्शन 3 लाइपेज और ऑप्शन 4 टाइलिन। अमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन 1 पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन 1 एसिटिक अम्ल, ऑप्शन 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन 3 लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन 4 ऑक्जेलिक अम्ल। सही उत्तर है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय की जठर ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? ऑप्शन 1 जठर रस, ऑप्शन 2 अम्ल रस, ऑप्शन 3 क्षारीय रस और ऑप्शन 4 इनमें से सही उत्तर है जठर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? ऑप्शन 1 आंख में, 2 यकृत में, 3 अग्न्याशय में और चौथा अमाशय में। तो जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? अभी जो क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें सवाल है कि अमाशय की जठर ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? तो जठर रस, मतलब कि जठर ग्रंथियां कहां होती है? अमाशय में। तो जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं का सही उत्तर हो जाएगा अमाशय में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? ऑप्शन 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन 2 श्लेष्मा, ऑप्शन 3 पेप्सिन और ऑप्शन 4 पीत। और सही उत्तर यही है ऑप्शन 4 पीत। नेक्स्ट क्वेश्चन अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? ऑप्शन 1 श्लेष्मा, ऑप्शन 2 पेप्सिन, ऑप्शन 3 पीत और ऑप्शन 4 जठर रस। सही उत्तर है ऑप्शन 1 श्लेष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत रस का स्राव होता है? ऑप्शन 1 अग्न्याशय द्वारा, ऑप्शन 2 छोटी आंत द्वारा, ऑप्शन 3 ग्रहणी द्वारा, ऑप्शन 4 यकृत द्वारा। सही उत्तर है ग्रहणी द्वारा, ऑप्शन 3 ग्रहणी द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन 1 वायु, 2 जल, 3 मृदा और 4 इनमें से सभी। तो ये सभी वायु, जल और मृदा सही प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु ये प्राकृतिक संसाधन ही है, जल ये भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है, ये क्या है? विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मानव निर्मित संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? बढ़ती मानव जनसंख्या, वन रोपण, अधिक हरे पौधों के उगने से, जैव विविधता। तो काफी आसान सवाल है, यह तो आपको ही पता होगा कि बढ़ती मानव जनसंख्या की वजह से ही पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, क्योंकि उसी के चलते आदमी जंगल को काट रहा है और प्रदूषण को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कचरों एवं मल जल को नदी, तालाब आदि में प्रवाहित करना किस प्रकार के प्रदूषण का मुख्य कारण है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या ये सभी? तो जो कचरा का निपटारा जाके मतलब सही ढंग से नहीं करके और सीधे जाके कचरा मल जल को नदी, तालाब आदि में प्रवाहित कर देते हैं, तो ये जल प्रदूषण का कारण बनता है। किस प्रदूषण का कारण बनता है? जल प्रदूषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोलिफॉर्म सूक्ष्मजीवों की संख्या किसके प्रदूषण का मानदंड है? ऑप्शन 1 जल, 2 वायु, 3 मृदा और 4 खाद्य पदार्थ। सही उत्तर हो जाएगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवरों और मनुष्य की आंतों में कौन सा हानिकारक सूक्ष्मजीव पाया जाता है? ऑप्शन 1 डेंगू, ऑप्शन 2 कोलिफॉर्म, 3 कोरोना और चौथा इन्फ्लुएंजा। सही उत्तर है ऑप्शन 2 कोलिफॉर्म। मनुष्य की आंत में कौन सा हानिकारक सूक्ष्मजीव पाया जाता है? कोलिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वस्तु के उपयोग में कमी, वस्तु का पुनर्चालन और वस्तु का पुनरुपयोग, यानी 3 Rs। रिड्यूस और रिसाइकल और रीयूज, 3 Rs, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? कम उपयोग, पुनर्चालन, पुनरुपयोग, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों में कौन सबसे अच्छा है? कम उपयोग, पुनर्चालन, पुनरुपयोग। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों में से कम उपयोग, पुनर्चालन, पुनरुपयोग। तो यहां राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पुनरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पुनरुपयोग सबसे अच्छा कार्य है क्योंकि इसमें होती है पदार्थ एवं ऊर्जा की बचत, पदार्थ की खपत, ऊर्जा का अपव्यय और इनमें सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पदार्थ एवं ऊर्जा की बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घर में बिजली के बल्ब का स्विच बंद करके उसे व्यर्थ में नहीं जलने देना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कम उपयोग, पुनरुपयोग, पुनर्चालन, या इनमें से सभी। तो यह कम उपयोग का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने कि प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन 1 ब्यूटेन, 2 आइसोब्यूटेन, 3 मेथेन और 4 में है एसिटिलीन। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठन मेथेन होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। बायोगैस, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, निम्नलिखित में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। और कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जमीन के नीचे जीवाश्म अवशेष के रूप में पाए जाते हैं और उसी के द्वारा बनते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा बायोगैस। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 CO2, ऑप्शन 2 O2, 3 NH2 और 4 N2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 CO2। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन निम्नलिखित में से किसके उपयोग से होता है? पहला 1 नाभिकीय ईंधन, दूसरा जीवाश्म ईंधन, तीसरा सौर ऊर्जा और चौथा पवन ऊर्जा। तो सही उत्तर है जीवाश्म ईंधन। सौर ऊर्जा से तो कोई उत्सर्जन ही नहीं होता है किसी प्रकार का, पवन ऊर्जा से भी नहीं होता है, नाभिकीय ईंधन से ना के बराबर होता है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, लकड़ी वगैरह जलाने से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? तो यह तो बच्चा बच्चा जानता है कि सही उत्तर होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण बढ़ने और संसाधनों के क्षीण होने का कारण क्या है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि और चौथा इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? H2, CH4, C2H6 या C4H10। तो सही उत्तर हो जाएगा CH4 यानी मेथेन, यही मुख्यतः बायोगैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस धातु से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है? ऑप्शन 1 बोरॉन, 2 जस्ता, 3 तांबा और 4 थोरियम। सही उत्तर है थोरियम। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? ऑप्शन 1 क्लोरोफिल, ऑप्शन 2 हीमोग्लोबिन, ऑप्शन 3 श्वेत रक्त कणिकाएं और ऑप्शन 4 पीत। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4 पीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम का नाम जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? सैलाइवरी एमाइलेज, ऑप्शन 2 ट्रिप्सिन, ऑप्शन 3 लाइपेज और ऑप्शन 4 माल्टोज। सही उत्तर है सैलाइवरी एमाइलेज। अगला प्रश्न है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्न में से किस रस की भूमिका होती है? ऑप्शन 1 आंत्र रस, ऑप्शन 2 पीत रस, ऑप्शन 3 अग्न्याशी रस और ऑप्शन 4 इनमें से सभी। सही उत्तर है इनमें से सभी, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्ताशय में,
आग्नेयाशी रस में, आंत्र रस में या जठर रस में? तो ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? आग्नेयाशी रस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रोटीन पचने के बाद किसमें बदल जाता है? स्टार्च में, माल्टोज में, अमीनो अम्ल में या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटीन पचने के बाद अमीनो अम्ल में बदल जाता है। सही उत्तर है अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर 3। मनुष्य निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाता है? ऑप्शन 1 वसा, ऑप्शन 2 सेल्यूलोज, ऑप्शन 3 वसा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सेल्यूलोज। मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? ऑप्शन 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन 2 श्लेष्मा, ऑप्शन 3 पेप्सिन, ऑप्शन 4 पित्त। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 पेप्सिन। अगला प्रश्न है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। ऑप्शन 1 एमिनो अम्ल में, ऑप्शन 2 वसा अम्ल में, ऑप्शन 3 ग्लूकोज में और ऑप्शन 4 पेप्टोन में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 पेप्टोन में। अगला प्रश्न, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 टाइलिन, ऑप्शन 2 पेप्सिन, ऑप्शन 3 ट्रिप्सिन और ऑप्शन 4 है लाइपेज। और सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 4 लाइपेज। नेक्स्ट, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन 1 अमाशय, ऑप्शन 2 छोटी आंत, ऑप्शन 3 बड़ी आंत और ऑप्शन 4 यकृत। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2 छोटी आंत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत्र सबसे लंबा होता है? मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर। शाकाहारी जीवों का क्षुद्रांत्र ज्यादा बड़ा होता है अपेक्षाकृत। तो यहां सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 गाय। अगला प्रश्न है हमारे पास कि बहते जल में ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो सही उत्तर है यहां पर ऑप्शन नंबर 1 बहते जल में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत ऊर्जा ऊर्जा का कैसा स्रोत है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं? तो जल विद्युत ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, मतलब कि इसको पुनः निर्मित किया जा सकता है, यह कभी खत्म नहीं होता है। तो इसे क्या बोलेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, दोनों या सभी? तो यह नवीकरणीय स्रोत है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या इनमें से सभी? तो पवन में गतिज ऊर्जा होती है और उसी के गति का इस्तेमाल करके, गति के ऊर्जा का पवन चक्की चलाया जाता है जिससे कि विद्युत धारा प्रवाह करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गतिज ऊर्जा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 2 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 3 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और इनमें से कोई नहीं? तो सबसे सही है, मतलब जो सटीक जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 1 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, सूर्य या पानी? तो सही उत्तर है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है जैव मात्रा एवं सौर ऊर्जा, कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सभी जीवाश्म ईंधन है और ये नवीकरणीय नहीं है, इनका धीरे धीरे समाप्ति हो रहा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? जैव मात्रा एवं सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस युक्ति का नाम बताइए जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। पवन चक्की, सौर सेल, नाभिकीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा? आपके छतों पर जो सोलर लगा रहता है, सोलर प्लेट, उसी का नाम है सौर सेल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सौर सेल। सौर सेल बनाने में उपयोग होता है कार्बन का, सिलिकॉन का, हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का? तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर पैनल का निर्माण होता है सौर कुकर से, सौर सेल से, सौर भट्ठी से या सभी से? तो सही उत्तर है सौर सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सौर पैनल बनाने में उपयोग होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, चांदी या एल्युमिनियम? तो पैनल बनाने में चांदी का उपयोग होता है। किसी भी सोलर प्लेट को आप देखिएगा उसमें आपको चांदी का वायर दिखेगा, क्योंकि चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा में, तो ये तो गलत है। सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, ये भी गलत है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ये भी गलत है। सही उत्तर क्या है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सोलर प्लेट। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं कपड़ा सुखाने में, अनाज सुखाने में, सौर कुकर में या इनमें से सभी में? तो सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग सभी में करते हैं। आप धूप में कपड़े डालते हैं, उस सौर ऊर्जा का उपयोग हो गया। अनाज भी सुखाते हैं धूप में डालकर। सौर कुकर जिसमें खाना बनता है सोलर कुकर में, वो भी। और उपयुक्त सभी, तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 नाभिकीय ऊर्जा, बी भूतापीय ऊर्जा, और तीसरा नाभिकीय संलयन, चौथा नाभिकीय रिएक्टर। तो सही उत्तर है नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? यूरेनियम, क्रोमियम, हाइड्रोजन या हीलियम? तो सही उत्तर है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किस मौलिक कण द्वारा प्रेरित होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन? तो यह न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है गुरुत्वीय बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण, विद्युतीय बल के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है गुरुत्वीय बल के कारण, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रयुक्त लिफाफा को पलटकर पुनः लिफाफा बना के, अगर उसके ऊपर एड्रेस एक बार लिख दिए, उसको पलट के पुनः लिफाफा बना देते हैं, तो यह क्या कहलाएगा? पुनरुपयोग कहलाएगा, पुनः चक्रण कहलाएगा, कम उपयोग कहलाएगा या इनमें से सभी कहलाएगा? तो यह पुनरुपयोग ही कहलाएगा, दोबारा उपयोग करते हैं इसलिए। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करना क्यों आवश्यक है? संसाधन सीमित हैं, संसाधनों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता बनी रहे, विकास कार्य भी न रुके और पर्यावरण भी संतुलित बना रहे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान और भविष्य के उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखना और आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास, संपोषित विकास, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है? तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है कि वन संपदा का एक उदाहरण क्या है? तो वन से क्या मिलता है? लकड़ी मिलता है, तो लकड़ी लिख दीजिए। वन संपदा का एक उदाहरण लकड़ी है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब है कि वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाइएगा? वनों का उपयोग नहीं करके, पेड़ लगाकर, पेड़ काटकर या बाढ़ रोककर। तो पेड़ काटकर तो कभी भी बढ़ाया ही नहीं जा सकता क्षेत्रफल। सही उत्तर क्या है? पेड़ लगाकर वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? कागज उद्योग, टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग या इनमें से सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सही। कागज भी वन से मिलता है, टिम्बर भी वन से मिलता है और लाख भी वन से ही मिलता है, जंगल से ही मिलता है। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मृदा अपरदन को रोकना, वृक्षों को काटने से रोकना या प्रदूषण को रोकना या बिजली उत्पादन? तो सही, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? वृक्षों को काटने से रोकना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं? देवदार, खेजरी, नीम, आम? तो बिश्नोई लोग खेजरी वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के खेजराली ग्राम में अमृता देवी बिश्नोई ने किस प्रकार के वृक्षों के क्रम में 363 वृक्ष की रक्षा के क्रम में 363 लोगों के साथ अपना बलिदान कर दिया? तो ऑप्शन नंबर 1 है खेजरी। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए, वन रोपण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है वन्य जीव संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन 1 जल की कमी,
ऑप्शन 2 बांधों का निर्माण, ऑप्शन 3 निर्वनीकरण और ऑप्शन 4 वायु प्रदूषण। तो निर्वनीकरण मतलब कि जंगलों को काटना, तो वन प्राणी जब जंगल कट रहे हैं तो विलुप्त होंगे ही। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन 1 अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन 2 सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन 3 चंडी प्रसाद भट्ट और ऑप्शन 4 मेधा पाटकर। तो सही उत्तर है अमृता देवी बिश्नोई। अगला प्रश्न है जन भागीदारी द्वारा वन प्रबंधन का कार्य पश्चिम बंगाल में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन 1 1972, 2 1985, 3 2000 और डी 2008। तो सही उत्तर है 1972, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है हमारे पास कि विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है? 70%, 97%, 42%, 90%। तो सही उत्तर है 97%। मतलब जो धरती पर जितना जल है उसका 97% समुद्री जल होता है, खारा जल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि बड़ा बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? वर्षा जल के बहाव को रोकना, बिजली उत्पन्न करना या जल आपूर्ति करना। तो ये सभी उद्देश्य होते हैं बड़े बांध का। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जैसा कि आपको पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक? तो शाकाहारी यानी जो पौधों पर डिपेंड होते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं और वही प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो पॉइंट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले क्या होते हैं? जो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटनकर्ता या सूक्ष्मजीव? तो जो उत्पादक होते हैं सबसे पहले वही ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उससे बाकी जो भी जीव होते हैं उनमें ऊर्जा का ट्रांसफर होते रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? हरा पौधा, मेढक, ग्रास हॉपर या सर्प? तो ये मांसाहारी है सर्प, तो इसको लिख देंगे और तृतीयक उपभोक्ता यही है। शाकाहारी के बाद फिर ये आता है प्राथमिक सर्प। इस घास को खाते हैं कीट और मेढक, मेढक को ये खा जाता है, सर्प खा जाता है। घास को कीट, कीट को मेढक, मेढक को सर्प। तो तृतीयक उपभोक्ता कौन है? सर्प है, यानी उच्च मांसाहारी है ये। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है? कुत्ता, शेर, लोमड़ी या हिरन? तो सबको पता है, आपको भी पता है, कुत्ता दोनों चीज खाता है। शेर तो खाता ही नहीं है, सिर्फ मांसाहारी है। लोमड़ी भी मांसाहारी, हिरन सिर्फ शाकाहारी हो। तो सही उत्तर हो जाएगा कुत्ता, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? सर्प, मेढक, ग्रास हॉपर या घास? तो उत्पादक कौन है? घास है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो सही उत्तर है प्राणी संभोजी पोषण। अगला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है? ऑप्शन 1 रिक्तिका, ऑप्शन 2 पादप, ऑप्शन 3 कूटपाद, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो सही उत्तर है कूटपाद। अगला प्रश्न है अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? ऑप्शन 1 मुंह, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन 3 कूटपाद, ऑप्शन 4 खाद्य रिक्तता। तो सही उत्तर है खाद्य रिक्तता। मुंह कुछ होता नहीं है क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अगला प्रश्न है विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आश्रित होते हैं? कवकों पर, शैवालों पर, हरे स्वपोषी पौधों पर या मिट्टी पर? तो सही उत्तर है हरे स्वपोषी पौधों पर। अगला प्रश्न है कि परजीवी पादप का उदाहरण है कसकूटा, विषाणु, कवक या बैक्टीरिया? सही उत्तर है कसकूटा। अगला प्रश्न है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी, समभोजी, विषमपोषी या प्राणी समभोजी? तो ये विषमपोषी पोषण कवक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? अमरबेल, कवक, अमीबा या आम? तो आम में स्वपोषी पोषण होता है। सही उत्तर है आम। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन 1 CO2 तथा H2O, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश और डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ये है जल, H2O जल का सूत्र है, क्लोरोफिल
और सूर्य का प्रकाश, इससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है और ये स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। सही उत्तर हो गया उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? प्राणी समभोजी पोषण होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण या प्राणी समभोजी पोषण? तो प्राणी समभोजी पोषण सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? ऑप्शन 1 जल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बोहाइड्रेट और डी क्लोरोप्लास्ट। तो जल जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, तो जल के टूटने से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन 1 जल, ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन 4 क्लोरोप्लास्ट। तो प्रकाश संश्लेषण में जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी होती है, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक की भी होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या पर्णहरित से। सही उत्तर हो जाएगा CO2। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, फल या पत्तियां? तो अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल? तो सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? O2, ग्लूकोज, CO2 इनमें से कोई नहीं। तो CO2 प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है, बल्कि CO2 प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? नीला, लाल, हरा या सफेद? तो सही उत्तर है हरा। अगला प्रश्न है, कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? पत्ती, ग्राना, हरित लवक या स्ट्रोमा? तो सही उत्तर है हरित लवक। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है हवा, ऑप्शन बी दूसरा प्रकाश, तीसरा सूर्य और चौथा विद्युत। तो सही उत्तर है सूर्य। अगला प्रश्न है, उत्तम ऊर्जा वह है जो सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो, प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो और भंडारण एवं परिवहन में आसान हो। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे ईंधन की विशेषताएं हैं। प्रज्वलन ताप निम्न हो, ऊष्मीय मान उच्च हो, सस्ता एवं सरलता से उपलब्ध हो, इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का स्रोत है। कौन है? सूर्य। सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, पहला दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय स्रोत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो ये सभी जीवाश्म ईंधन के ही उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्मी ईंधन नहीं है कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और लकड़ी। ये चारों में से कौन सा है जो जीवाश्मी ईंधन नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है जैव मात्रा, गोबर गैस, जीवाश्म ईंधन या इनमें से सभी? तो जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय स्रोत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवाश्मी ईंधन के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2, SO2, NO2 या सभी? तो सभी, ये सभी गैसें उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन 1 CO2, ऑप्शन 2 SO2, ऑप्शन 3 NO2 और डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो यहां पर लिख देंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव होती है CO2 गैस के कारण,
SO2 गैस के कारण, NO2 गैस के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन में नहीं देखना है, सही आंसर मार दीजिए CFC। अगला प्रश्न ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? O2, NH3, CO2 या N2। तो सही उत्तर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है? प्राकृतिक गैस ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि यह जीवाश्मी ईंधन में आता है। अगला प्रश्न है किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? पर्याप्त पोषक खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन या जल। तो जीव को जीवित रहने के लिए तीनों चीज चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अगला प्रश्न है एक कोशिकीय जंतु है, पादप, अमीबा, मनुष्य या कोई नहीं। तो अमीबा है एक कोशिकीय जंतु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? सही उत्तर है N2, CO2, O2 और CO। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, श्वसन के दौरान CO2 गैस निकलती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव, फेफड़ा, वायुकुपिका या माइटोकॉन्ड्रिया। सही उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव। अगला प्रश्न है पायरुवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज के पायरुवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न है श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? ऑप्शन 1 कोशिका द्रव, 2 फेफड़ा, 3 वायुकुपिका और चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न वायु मार्ग निपतित क्यों नहीं होता है? उपास्थि वलय के कारण, श्वसन नली के कारण, डायफ्राम के कारण या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा उपास्थि वलय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? वायु प्रकोष्ठ में, स्वर यंत्र में, श्वसन नली में या नासिका में। सही उत्तर हो जाएगा वायु प्रकोष्ठ में। एक अणु के किण्वन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन 1 25 किलो कैलोरी, ऑप्शन 2 30.5 किलो जूल, ऑप्शन 3 38.00 किलो जूल और ऑप्शन 4 2830 किलो जूल। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1 25 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर 1 25 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? पायरुविक अम्ल, दूसरा इथेनॉल, तीसरा लैक्टिक अम्ल या चौथा ग्लूकोज। सही उत्तर है पायरुविक अम्ल। अगला प्रश्न गुब्बारे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, एल्वोलाई, ट्रैकिया या डायफ्राम। तो इसको एल्वोलाई कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पौधों में श्वसन होता है फ्लोएम के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, जाइलम के द्वारा या क्लोरोफिल के द्वारा। तो स्टोमेटा के द्वारा होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? सही उत्तर है ऑप्शंस दिए गए हैं 305 किलो जूल प्रति मोल, 3.5 किलो जूल प्रति मोल, 30.5 किलो जूल प्रति मोल या 3.05 किलो जूल प्रति मोल। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3 30.5 किलो जूल प्रति मोल। अगला प्रश्न है कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, गिल कोष्ठ, ट्रेकिया या गिल्स। तो सही उत्तर है ट्रेकिया। अगला प्रश्न है भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा उत्सर्जन, चौथा संवहन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संवहन।
अगला प्रश्न, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाकर रक्त बनाने में मदद करता है। ऑप्शन 1 आरबीसी, ऑप्शन 2 डब्ल्यूबीसी, 3 लसिका, चौथा प्लेटलेट्स। तो सही उत्तर है प्लेटलेट्स। यदि प्लेटलेट शरीर में कमी हो जाएगा तो आपको जरा सा भी कटेगा तो आपका ब्लड रुकेगा नहीं, बहता रहेगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 1, 3 या 4? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4 या 1? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने आलिंद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मानव हृदय में कितने निलय होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर 2, 2 निलय होते हैं। मनुष्य के हृदय में कैसा परिसंचरण होता है? इकहरा, दोहरा, सामान्य, इनमें से सभी? तो मनुष्य के हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? आलिंद द्वारा, निलय द्वारा, फेफड़ों द्वारा, इनमें से सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा निलय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बाएं निलय और दाएं निलय, बाएं आलिंद और बाएं निलय, पहला और दूसरा दोनों, इनमें से सभी? तो सही उत्तर है बाएं आलिंद और बाएं निलय। अगला प्रश्न है कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं? आलिंद, निलय, धमनियां या शिराएं? तो धमनियां। और अशुद्ध रक्त को पुनः हृदय तक कौन लाता है? शिराएं लाती हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्लेटलेट्स, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लसिका का रंग कैसा होता है? हरा, हल्का पीला, गाढ़ा पीला या लाल? तो हल्का पीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रक्त क्या है? उत्तक है, पदार्थ है, कोशिका है, इनमें से कोई नहीं? तो रक्त एक उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तक। अगला प्रश्न है, रुधिर किस प्रकार का उत्तक होता है? संयोजी उत्तक, प्रोटीन, सरल उत्तक या इनमें से सभी? तो रुधिर क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। सही उत्तर हो जाएगा संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर 1। आरबीसी कौन से आकार की होती है? ऑप्शन नंबर 1 उभयावतल, ऑप्शन 2 गोल, ऑप्शन 3 समतल, ऑप्शन 4 इनमें से सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा उभयावतल, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन या हिपैरिन? तो हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, लिम्फ, लसिका या सीरम? तो सही उत्तर है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण क्या होते हैं? तो उत्पादक तो शाकाहारी जो मतलब पेड़ पौधा होते हैं वे होते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, सही आहार श्रृंखला क्या है? चिड़िया, सांप या घास? तो चिड़िया को सांप नहीं खाता है, सांप को घास नहीं खाता है। मछली घास मछली को नहीं खा सकता है। बकरी घास या हिरण भी सही नहीं है। घास, हिरण और शेर, ये सही है। घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर या फूल और पत्ते? तो सही उत्तर है जंगली जानवर। बाकी तीनों उत्पादक हैं क्योंकि पादप में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? घास, बकरी, शेर, ये तो जलीय है ही नहीं। घास जलीय कीट, मछली, मनुष्य जलीय है ही नहीं। घास, मछली, मनुष्य, ये भी गलत, इसमें कोई जलीय जीव है ही नहीं। तीसरा शैवाल, उसको जलीय कीट खाते हैं, जलीय कीट को मछली खाते हैं, ये सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? डीडीटी, कागज, वाहित मल, जल या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा डीडीटी। डीडीटी एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? वायु, सूर्य प्रकाश, वर्षा जल या मिट्टी? तो सही उत्तर है सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र में
हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग होता है? लगभग 2%, 3%, 4% या लगभग 1%? सही उत्तर लगभग 1%। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला? सही उत्तर है उत्पादक। पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्मजीव पर्यावरण के कैसे घटक हैं? जैविक, अजैविक, रासायनिक या भौतिक? तो सही उत्तर है जैविक। वर्षा, तापमान, पवन आदि पर्यावरण के जैविक कारक हैं, भौतिक कारक हैं, मृदीय कारक हैं या कोई कारक नहीं है? तो भौतिक कारक हैं। सही उत्तर हो जाएगा भौतिक। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम? यह आहार श्रृंखला नहीं हो सकता है, तीनों में से कोई दूसरे पे डिपेंड नहीं है। बकरी, गाय, ये भी तीनों शाकाहारी हैं, डिपेंड नहीं है। घास, मछली, बकरी, ये भी तीनों शाकाहारी, दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो घास, बकरी और मानव, ये आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। घास को बकरी, बकरी को मानव खाता है। अगला प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमण द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण या निम्नीकरणीय? इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा जैव निम्नीकरण। अपघटक का उदाहरण बताइए। कवक, गाय, बाघ या घास? कवक, गाय, बाघ या घास? तो सही उत्तर हो जाएगा कवक। अगला प्रश्न है प्रकृति में पाया जाने वाला जीवाणु है? उत्पादक, पलवक, अपघटक? इनमें से कोई नहीं, तो वो अपघटक होते हैं। अगला है निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते। पॉलीथीन बैग तो अपघटित ही नहीं होगा, रबर भी नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूखे घास पत्ते। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ? यह प्रश्न शायद 2 बार रिपीट हो गया, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डीडीटी। अगला प्रश्न डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल, गंदा जल, खारा जल या मृदु जल? तो जो साफ जल जमा होता है उसमें डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा साफ जल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब या समुद्र? तो जमीन से पानी कौन निकाल के देता है पीने के लिए? कुआं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है हमारे पास कि बड़े बड़े बांधों से क्या होता है? ऑप्शन 1 सुखाड़, बी सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता और भूखमरी या वनों का विकास? तो बड़े बड़े बांधों से सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न सरदार सरोवर बांध परियोजना को निम्नांकित में से किसके विरोध का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन 1 मेधा पाटकर, बी अमृता देवी बिश्नोई, सी सुंदर बहुगुणा और डी राहुल गांधी? तो ये तो एकदम होगा ही नहीं राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर 1 मेधा पाटकर। सही उत्तर हो जाएगा मेधा पाटकर। सॉरी सही हाँ मेधा पाटकर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मेधा पाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादीन पाए जाते हैं। खादीन राजस्थान में, झारखंड में, असम में या नागालैंड में? तो खादीन राजस्थान में पाए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 1। अगला आहर तथा पाइन किस राज्य की जल संसाधन व्यवस्था है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? तो सही उत्तर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जल का संचयन कहलाता है? भूमिगत जल का परिपूरण, जल प्रदूषण, जल संचयन या जल शोधन? सही उत्तर है जल संचयन। अगला प्रश्न है ह्रास हुए भूमिगत जल का पुनः परिक्षरण निम्नांकित में से किसके द्वारा होता है? तालाब के जल से, नदी के जल से, वर्षा के जल से? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा वर्षा के जल। अगला प्रश्न है कुल जल संचयन की एक पुरानी विधि है, निम्नांकित में से किस प्रदेश में उपयोग में लाई जाती है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यवस्था में जमीन छेद कर एक पाइप को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाया जाता है? डगवेल, बोरवेल, चेक डैम या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बोरवेल, ऑप्शन नंबर 2 बोरवेल। अगला प्रश्न है सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की तकनीक क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 वर्षा जल से सिंचाई, ऑप्शन 2 यांत्रिक छिड़काव, ऑप्शन 3 टपकन सिंचाई और सी नहर से सिंचाई। ये है टपकन सिंचाई, जिसको हम लोग ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? सुरंगम, खादीन, कट्टा या बोरवेल? बोरवेल प्राचीन विधि नहीं है, यह आधुनिक विधि है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से, भूमंडलीय ताप वृद्धि से, वृक्षारोपण से या वन संरक्षण से? तो सही उत्तर है भूमंडलीय ताप वृद्धि से। अगला प्रश्न है कि इनमें से
कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में कमी, वन रोपण, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, या इनमें से सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, वन या प्राकृतिक गैस? तो सही उत्तर हो जाएगा वन। अगला प्रश्न, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है कोयला, सौर ऊर्जा, पवन या बायोगैस? सही उत्तर हो जाएगा कोयला, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? सही उत्तर हो जाएगा पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर थ्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? ऑप्शन वन लोहा, ऑप्शन टू तांबा, ऑप्शन थ्री पवन और ऑप्शन फोर मिट्टी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थ्री पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला तथा पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, नाभिकीय ईंधन या बायोगैस ईंधन? सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर वन।